वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 70 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे सभी लोग। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट, और आप लोग गेस करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर 1995 हो जाएगा। देखिए, 1995 एक बहुत ही फेमस डेट है फ्रेंड्स। इसमें आपका जो गैट का नाम बदलकर WTO किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरा नंबर सवाल है, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दो का करेक्ट आंसर गेस करते चलेगा। तो देखिए, पीली क्रांति है जो तिलहन फसल से संबंधित है, तिलहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे नीली क्रांति मत्स्य हो गया, बादामी क्रांति है जो मसालों के उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से हो गया, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से, फिर श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से, और रजत क्रांति है जो अंडा के उत्पादन से। तो इससे एक सवाल पूछा जाता है, तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है लगभग में? तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग 10% है जो निर्यात की जाती है, बाहर भेजी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहवा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कहवा, हिंदी में कहवा कहते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका ब्राज़ील में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर भारत में बात की जाए फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटका में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कॉफ़ी का उत्पादन नीलगिरी के पहाड़ियों पर भी होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10% है जो निर्यात की जाती है, और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में। चौथा नंबर सवाल देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? गेस करें, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी से आप लोग रिवीजन करते रहें। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्गापुर है जो आपका फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड के सपोर्ट से बना था। वही भिलाई और बोकारो है जो रूस की सहायता से बना था। और राउरकेला जो है किसके से हुआ था? तो जर्मनी की सहायता से हुआ था। तो चारों सभी लोग याद रखेंगे। दुर्गापुर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड की सहायता से, राउरकेला हो जाएगा जर्मनी की सहायता से, और बोकारो और भिलाई है जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। 5वां नंबर सवाल आपका है, किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? 5 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये 2006-07 के बजट में ही GST, ठीक है फ्रेंड्स, GST यानी गुड सर्विस टैक्स का जिक्र किया गया था। 6ठा नंबर सवाल, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 6 नंबर सवाल का। तो देखिए, 6 का गेस करेंगे सभी लोग, तो इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में, पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। ठीक है, वही अगर जो बात की जाए आपका SBI का, स्टेट बैंक का SBI की स्थापना कब हुआ था? तो SBI की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इस SBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये पूछा जाता है, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका पहला नाम क्या था फ्रेंड्स? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो अभी मैंने बताया 1921 ईस्वी में। और SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 में हुआ था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 7वां नंबर सवाल, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो देखिए 7 का है फ्रेंड्स, तो 7 का अभी पंचवर्षीय योजना कौन सा चल रहा है? तो 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? 9वीं, 12वीं, 13वीं या 7वीं? ठीक है, 8वां नंबर सवाल को देखिए। 8वां नंबर सवाल आपका है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना? 100। ठीक है, रेलवे आधारित संरचना के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना? 100% है। अगला, यह किस देश की, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 आपका है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो देखिए किसी देश की व्यक्तियों की जो आय विषमता है ज्ञात की जाती है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल देखिए, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, गेस करते चलिएगा, इसका जवाब सभी का सही होना चाहिए। क्या होगा 10 का? तो बैंक नोट प्रेस आपका देवास में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल है, देखिए इसमें और पूछा जाता है सवाल फ्रेंड्स कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो देवास में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, तो नासिक में है, ये आप पूछा जाता है। फिर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो आपका हैदराबाद में है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। और सिक्योरिटी पेपर मिल अगर पूछेगा तो होशंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। 11 नंबर सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी और तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है जो फ्रेंड्स 1 नंबर पर हो गया आपका, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरा नंबर पर आपका बिहार आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग याद रखिए, मैं 5 तक बता देता हूँ। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य 1911 के जनगणना के हिसाब से सबसे पहला स्थान पर यूपी आता है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र आता है, तीसरा स्थान पे आपका बिहार आता है और चौथा स्थान पे आपका क्या आता है, तो पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, चौथा स्थान पे पश्चिम बंगाल और 5वां स्थान पे तमिलनाडु आता है। सवाल क्या पूछा गया? जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है, तो 4 बड़े राज्यों में से तमिलनाडु नहीं है क्योंकि चौथा राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, ये 5वां स्थान पे आता है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किसका प्रति वर्ग किसी जनसंख्या घनत्व जो है फ्रेंड्स आपका डेंसिटी, वो सबसे ज़्यादा बिहार का है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो आपका बिहार का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले जो विकसित किया गया था फ्रेंड्स उसका नाम परम 8000 था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ? ये 4G का शुरुआत भारत में कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था आपका 2012 में ही इसकी शुरुआत आपको 4G की हो गई थी। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, गेस करते चलिएगा, यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका FTSE 100, ये है जो आपका यूके का शेयर मूल्य सूचकांक है। 16 नंबर सवाल को देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CD देशमुख थे, जो आपका RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, तो कहाँ पढ़ रहा था फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा। तो ये अब कहाँ पढ़ रहा था? बॉम्बे में ना, बॉम्बे में पढ़ रहा था, जो आपका इस तरह से रुपया का जो साइन सिंबल तैयार किया है, तो बॉम्बे के IIT बॉम्बे में पढ़ता था। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? उदय कुमार। सभी लोग याद रखेंगे कि जो हमारा मुद्रा है रुपया, उसका जो सिंबल इस तरह से जो तैयार किया है फ्रेंड्स, किसने किया है? तो उदय कुमार ने किया था। और कहाँ पढ़ रहा था? तो बॉम्बे, IIT बॉम्बे में ये पढ़ रहा था। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल को देखिए, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करना यानी कार्बन पर टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा घोषित करने वाला पहला देश कौन था? 18 का सी होगा फिनलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो नया सिलेबस आपका बिहार पुलिस का 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें। 19 का करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाए थे? न्यूजीलैंड में। ब्राजील की मुद्रा क्या है? 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा ब्राजील का रियल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, कौन महलों का शहर कहलाता है? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महलों का शहर कौन कहलाता है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है कोलकाता है, जो महलों का शहर कहलाता है। 22 नंबर, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। ठीक है, विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। देखिए विजय माल्या जो फ्रेंड्स भाग गया था यहाँ से, उनको किंग फिशर के मालिक थे ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 23 नंबर सवाल, यह मुंबई की प्रथम प्रनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम हर्षा था। 24 नंबर, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स।
24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्गा बनर्जी हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी। 25 नंबर किनको महामना कहा गया है? तो महामना की उपाधि से किनको दिया गया है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय को दिया गया है। 26 नंबर सवाल देखिए कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 26 का करेक्ट आंसर गेस करते चलिएगा। देविका रानी का नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स। प्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1969 ईस्वी में दिया गया था। डेट भी अभी सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक इसमें से कौन थे? 27 का तो नामवर सिंह का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। ये क्या है? हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। 28 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, पद्मावत के लेखक कौन है? सी इसका जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? चलिए गेस कीजिए, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? 29 का करेक्ट आंसर जॉर्ज मार्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर सवाल को देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वीर सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक है? 31 का करेक्ट आंसर वीर सावरकर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, किसने ईमेल के लिए आपका @ चिन्ह चुना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट था। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो वीर सावरकर, नाम सुने होंगे आप लोग, उसी करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। और कहता है ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 32 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रे टॉमलिनस, ठीक है, टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन है जो आपका ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। 34 नंबर सवाल को देखिए, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जिनका बहुत ही फेमस कृति है मैला आंचल। मैला आंचल किसने लिखा था फ्रेंड्स? याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु एक प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे। मैला आंचल इनका भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो मैला आंचल है इसका लेखक यही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए कि बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए बहुत फेमस है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आपका। ये क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। 36 नंबर, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई है। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठुमरी। ये ठुमरी जो गायन शैली है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ठुमरी गायन शैली का संबंध है, अगर पूछे किस घराना से है फ्रेंड्स, तो सभी लोग याद रखिएगा ये आपका लखनऊ घराना से है ठुमरी का, ठीक है। तो गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था ठुमरी, और किस घराना से? तो लखनऊ घराना से संबंधित है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था ना, तो 1923 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू और कौन? CR दास ने किए थे फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। CR दास ने चित्तरंजन दास दोनों मिलकर के किए थे। कब किए थे? तो ये भी याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। 38 नंबर सवाल को देखिए, यह लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे, कौन लिखते थे? तो 38 का करेक्ट आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो इटालियन में लिखते थे, याद रखिएगा। झुम्पा लाहिड़ी जो इटालियन भाषा के में लिखती थी, याद रखिएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? ये किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? गेस कीजिए 39 का।
तो ये देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स आपका युवराज सिंह क्रिकेटर है, उन्हीं का आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला 40 नंबर, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था 40 नंबर सवाल को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको कब दिया गया था याद रखिएगा, 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे, तो इन्हीं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये अमर्त्य सेन है जो कहाँ के रहने वाले थे ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका पश्चिम बंगाल के। अगला सवाल है छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल का छऊ हो जाएगा। बिहार के साथ साथ कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। 42 नंबर सवाल को देखिए, 42 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भाग 4 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 1 से 4 में संघ एवं प्रदेश है, 5 से 11 में क्या है नागरिकता है, 12 से 35 में क्या है मौलिक अधिकार है। ये है जो आपका फ्रेंड्स सभी लोग आप लोग याद रखिएगा, ये अनुच्छेद वाला बता रहा हूं तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान के कौन सा भाग्य राज्य के लिए ना, तो भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में 8वीं सूची में भाषा संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल और देखिए फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ मैं बताता हूँ सूची, जैसे कि 8वीं अनुसूची में क्या है तो आपका भाषा से संबंधित है जिक्र मिलता है। और देखिए इसमें जो पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका पूछा जाता है कि इसमें दल बदल वाला पूछा जाता है फ्रेंड्स, एक ठोक की दल बदल है जो आपका किस अनुसूची में? तो दल बदल है जो 10वीं अनुसूची में है। पंचायत राज का प्रवर्धन किस में? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का है। 12वीं में क्या है? 12वीं में नगर पालिका का प्रबंध है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ 8वीं अनुसूची में भाषा का हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और 10वीं अनुसूची में देखा जाए तो दल बदल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में मैंने बताया नगर पालिका के प्रबंधन है। 11वीं में क्या है आपका पंचायत राज का प्रबंधन है। और चौथी अनुसूची में देखा जाए फ्रेंड्स तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करता है चौथी अनुसूची में। तो सभी लोग याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची के बारे में देखा जाए तो इसमें शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो लगातार 2 और बने थे, 12 वर्ष तक रहे थे। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से का संविधान है? 45 का करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत है जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और नीति निदेशकता तो भी यहीं से लिया गया है। लेकिन अगर पूछे राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ जी। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला ब्रिटेन से, थोड़ा सा वक्त दीजिए, यहाँ पर रिविजन में कराता हूँ। ब्रिटेन से तो देखिए ब्रिटेन से जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता है भी जो ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से देखा जाए क्या क्या लिया गया है, ठीक है। कहाँ? अमेरिका से। तो अमेरिका से देखा जाए फ्रेंड्स तो उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार है जो वहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पद है जो यहीं से लिया गया है। और अमेरिका से कि इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार है जो अमेरिका से लिया गया है। और वित्तीय आपात जो लगता है, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, वो भी है जो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए फ्रांस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रांस से गणतंत्र वहाँ से लिया गया है, स्वतंत्रता वहीं से लिया गया है, समानता, बंधुत्व, ये सब है जो वहीं से लिया गया है। यही सब नारा है जो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। उसी से में ये नारा भी लगा था, तो वहीं से ये सब लिया गया है। अगर रसिया के देश से देखा जाए तो रूस के देश से क्या लिया है तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या लिया गया है तो जो मौलिक कर्तव्य है जो कहाँ से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है फ्रेंड्स रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और अब बच गया कनाडा, तो कनाडा से लिया गया है जो फ्रेंड्स संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय ढांचा अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है संघीय ढांचा जो किस देश के संविधान से लिया गया है तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका
कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। बच गया जापान से फ्रेंड्स, तो जापान से भी पूछा जाता है बार बार। जापान से आपका हो गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कहाँ से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। तो सभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल पूछा जाता है, सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रहेगा। तो 45 का क्वेश्चन था ना कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, चुनाव पद्धति तो कहाँ से हो गया? आयरलैंड के संविधान से, जहाँ से नीति निर्देशक भी तत्व लिया गया है। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा का ना तो एंग्लो में 2 करते हैं, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कितने अनुच्छेद के तहत करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, ये सब बीपीएससी के लिए और अब बिहार सचिवालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, मनोनीत जो करते हैं वो अनुच्छेद 331 के तहत 2 का करते हैं एंग्लो इंडियन का। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय योजना से जुड़े हुए हैं। 48 नंबर, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? तो 48 का करेक्ट आंसर म्यांमार है जो सबसे कम बांटता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के अपेक्षा म्यांमार का स्थलीय सीमा जो भारत से बहुत कम लगता है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है फ्रेंड्स? तो इसका तो ट्रिक सबको बता दिए थे, तो विकल्प के अनुसार से आपको त्रिपुरा से है जो नहीं गुजरता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये है जो टोटल भारत कर्क रेखा है ना, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गमछा झाड़ो मित्रों पर जो ट्रिक है फ्रेंड्स, उसमें से बिहार, झारखंड, 49 का ना फ्रेंड्स, 1 मिनट, 49 का 1 मिनट नहीं, बिहार होगा फ्रेंड्स, त्रिपुरा। गमछा झाड़ो मित्रों, इतना तो आइए रहा है। देखिए कर्क रेखा बिहार से होकर बिहार से होकर नहीं गुजरता है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़ से तो गुजरता है। कहाँ कहाँ से गुजरते हैं? 8 राज्य में, जैसे देखिए आपका गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम से। बिहार से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा, बाकी ये सबसे तो गुजरता है। इसका ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? तो इसका गमछा झाड़ो मित्रों पर इस तरह से किस था? गमछा, गमछा फिर झाड़ो, ठीक है, मित्रों पर इसमें देखिए आपका 8 आ जाता है। ग से गुजरात आ जाता है फ्रेंड्स, क्या आ जाता है? ग से गुजरात आ जाता है, और म से मध्य प्रदेश आ जाता है। गमछा, छ से आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, झ से झारखंड आ जाता है, र से राजस्थान आ जाता है, और ग से तो गुजरात हो गया था। म से क्या आ जाता है फ्रेंड्स? तो म से देखा जाए तो आपका मिजोरम आ जाता है, त्र से त्रिपुरा आ जाता है, प से पश्चिम बंगाल आ जाता है। इस तरह से 8वां आ जाता है। तो छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है ये। को ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से आता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपका ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। चलिए इसका पुनः एक बार कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराता हूँ, सभी लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ से शुरू चलते, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को फ्रेंड्स बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा। बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा? पद्मा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी को क्या कहा जाता है यहाँ पर जब बांग्लादेश में? तो जमुना। ये हो गया। अब बच गया फ्रेंड्स यहाँ पर अब दिहांग का। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको असम में दिहांग कहा जाता है फ्रेंड्स, और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तो सांगपो, नाम सुनेंगे, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, विकर मूलतः होते हैं? तो 51 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन है एक तरह से। ठीक है, विकर मूलतः देखा जाए तो प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन ऐसे देखा जाए फ्रेंड्स क्या होता है? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन का निर्माण जो किस तरह से हुआ है? तो इसमें प्रोटीन का जो निर्माण हुआ है टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की मिलकर प्रोटीन बनते हैं। तो याद रखिएगा। प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो जेब बर्जीलियस ने प्रोटीन का खोज किया था, ये भी जरूर याद रखिएगा। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा एवं शरीर के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो रोग होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है? तो क्वाशियोरकर रोग होते हैं, ये सब याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। मायोपिया के रोगी किसके निवारण के लिए
चाहिए होता है। मायोपिया मतलब समझ रहे हैं, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, सभी को पता है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मायोपिया को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। बिल्कुल इसी टाइप का आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेवल यही रहेगा। 53 का करेक्ट आंसर आपका सापेक्ष आर्द्रता है ना, तो इसका हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो देखिए किस रंग का तरंग दैर्घ्य का रहा ना, तो 54 का डी हो जाएगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, सभी ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थी सुने चलेंगे। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए बैगनी का प्रकीर्णन, तो देखिए बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वहीं पर लाल का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो तरंग दैर्घ्य के मामले में कम होता है बैगनी का, लाल का ज़्यादा होता है। कार का मात्रक क्या है फ्रेंड्स। 55 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। एक मिनट फ्रेंड्स, 55 का ए हो जाएगा ना, और 56 का भी जो हो जाएगा प्रकाश वर्ष की इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दूरी की है, लंबी दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। ठीक है, इससे भी लंबी दूरी की इकाई उसको क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। एक पारसेक बराबर देखा जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो लंबी दूरी का मात्रक है जो आपका प्रकाश वर्ष है, और इससे भी अधिक लंबी दूरी का है तो प्रकाश पारसेक है। तो सभी लोग ये याद रखें। 56 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि। ध्वनि है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंग है जो फ्रेंड्स कैसा है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। सभी लोग याद रखिए ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ध्वनि किसमें गमन करते, तो अनुदैर्ध्य तरंग में, और प्रकाश किसमें गमन करते, तो आपका अनुप्रस्थ तरंग में। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसमें आपका ये है जो नहीं है। बाकी पाराबैंगनी, अवरक्त और रेडियो सब विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है, कितना होता है, तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 6.63 × 10⁻⁻34 होता है। अगला सवाल है, हल्दी पौधे का किस भाग से प्राप्त होता है, या किस भाग को खाते हैं, तो तना से खाते हैं उसके। तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार सचिवालय का बीच बीच में मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो वो भी आप लोग देखते चलिएगा। मैं बार बार सभी स्टूडेंट को बोलता हूं ना कि हर एक वीडियो देखिए, क्योंकि जीके जीएस कॉमन होता है। जो बिहार सचिवालय में पूछा जाए वो बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, दरोगा में पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि अगर थंबनेल पर लिखा हुआ है बिहार सचिवालय के, तो आप जो बिहार पुलिस की तैयारी करें वो वीडियो नहीं देखेंगे, ये गलत बात है। सभी लोग जरूर देखेंगे फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट है सभी तरह के वीडियो देखेंगे। जीके जीएस कॉमन होता है, उस पर कहाँ पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए सभी तरह का वीडियो आप लोग देखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं WC हो गया फ्रेंड्स। तो 60 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, ये टोटल 5 प्रकार की होती है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार। जब ब्लड टेस्ट होता है तो फ्रेंड्स उसमें देखिएगा लिखा रहेगा बेसोफिल्स रहेगा, मोनोसाइट्स रहेगा, और क्या क्या रहता है फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट रहता है, फिर न्यूट्रोफिल्स रहता है, फिर और एक रहता है फ्रेंड्स। तो ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, WBC का जो होता है टोटल, जब चेकअप होता है ना, देखिएगा ब्लड टेस्ट होता है तो इस 5 प्रकार का होता है। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को, लसिका में उपस्थित होती है, किस में उपस्थित होती है, लसिका किस में उपस्थित होती है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर संवहन ऊतक में होती है। 62 नंबर सवाल, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। पीलिया को जॉन्डिस भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इससे प्रभावित अंग क्या होता है, तो यकृत होता है। ठीक है, यकृत को हिंदी में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिलिरुबिन हो जाएगा। ठीक है, 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिलिरुबिन हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बिलिरुबिन हो जाएगा। पीलिया रोग रुधिर में निम्नलिखित मात्रा बढ़ने से होती है, तो बिलिरुबिन। देखिए इसका ब्लड टेस्ट करवाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और पीलिया रोग जिसे हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं, इससे यकृत प्रभावित होता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, 63 नंबर। तो सबसे बड़ा ग्रंथि बहुत बार पढ़ा है, लीवर है। ठीक है, क्या है, लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत बोलते हैं ना, लीवर का। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर सवाल देखिए, यह सैंग्विवोरस होते हैं।
64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मच्छर है जो सैंग्विवोरस होते हैं। 65 कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं, तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 65 का बी हो जाएगा। 66 का यह विटामिन टेकोफोरॉल होता है। टेकोफोरॉल किसका नाम है फ्रेंड्स, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफोरॉल है। एक बार मैं इसे रिपीट करा रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी का आप लोग याद करिएगा ध्यानपूर्वक। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका होता है, तो विटामिन ए का होता है। विटामिन B1 का थायमिन होता है फ्रेंड्स। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन के का फिल्विक्विनिन होता है। विटामिन B2 का पैंथोटिक अम्ल होता है। और विटामिन B7 का क्या होता है, बायोटिन होता है। विटामिन B12 का क्या होता है फ्रेंड्स, तो साइनोकोबालामिन होता है। तो ये सब याद रखिएगा। 67 नंबर सवाल, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी। मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वॉन फ्रिस ने बताया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है उसमें, लाल चींटी में और आपका मधुमक्खी और के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। 68 नंबर सवाल, नायलन में इसके एक लकों को मध्य इस प्रकार का बंद होता है नायलन में, तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें एमाइड बॉन्ड होता है। 69 इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। कौन सा ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में आपका हाइड्रोजन है, तो आपका 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, शनि हो जाएगा। ठीक है, शनि के ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होता है। ठीक है, H2 की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होता है। शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें हैं। इसके अतिरिक्त उसमें देखा जाए तो मीथेन भी थोड़ा बहुत है, अमोनिया भी थोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये शनि ग्रह के चारों ओर ही क्या होता है, वलय होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है वलयकार ग्रह, तो शनि ग्रह ही होता है। शनि ग्रह का सबसे जो बड़ा उपग्रह है फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका टाइटन। टाइटन है जो इस शनि ग्रह का ही है, जो उपग्रह का सबसे बड़ा नाम है। 70 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है फ्रेंड्स, तो लगभग कितना, 71% है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वॉस्टॉक। ठीक है, वॉस्टॉक है जो दुनिया का शुष्क स्थान है, सबसे शुष्क स्थान है। और अगला फ्रेंड्स आपका 72 नंबर सवाल को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है, गर्म जलधारा इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स, तो आपका 72 का करेक्ट आंसर गर्म ने गल्फ स्ट्रीम। ये तो ट्रिक से सभी को याद होता है। देखिए ग से गर्म होता है फ्रेंड्स, ग से गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा है, तो ये आपका गर्म जलधारा है। बाकी आपका हम्बोल्ट, केनारी और ओयासियो, ये सभी जो ठंडी जलधारा का उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, ये 72 क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार से, और जीके जीएस कॉमन होता है, सभी लोग पढ़िएगा। और मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत कम स्टूडेंट है जो एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं। आप लोग एप्लीकेशन क्यों नहीं डाउनलोड करते हैं, वहाँ से भी पढ़ाई करिए फ्रेंड्स। प्ले स्टोर में जाइए, MASTER मास्टर माइंड लिखिएगा, मास्टर माइंड ऑफ जीके। ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें फ्रेंड्स, और एक बार पढ़ करके देखें, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कितने अच्छे अच्छे जीके जीएस इसमें उपलब्ध कराया गया। और फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, मोबाइल में रखें, चलते फिरते जब भी मन करे इसमें आप रिवीजन करते रहें। बार बार रिपीट करिएगा एक ही चीज़ को, तभी आपको दिमाग में परमानेंट मेमोरी में जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और बाकी पढ़ने के लिए फ्रेंड्स वेबसाइट पर भी है जीके मास्टरमाइंड, अगर गूगल में जाकर सर्च करिएगा जीके मास्टरमाइंड, तो उसमें प्लगिंग लगा करके आपका दिया हुआ है जीके मास्टरमाइंड, गूगल में सर्च करके देखिए, उसमें बहुत सारा जीके जीएस भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।